हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश या भूआकृतिक प्रदेश भी बोला जाता है या इनको भौगोलिक प्रदेश भी बोलते हैं हम लोग। तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है भारत की भूगर्भिक संरचना। तो हम लोगों ने देखा था कि जो भारत की चट्टानें हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं और इनका क्रमवार कैसे विकास हुआ है। ठीक है, तो आर्किन क्रम की चट्टानें, फिर इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर कुडप्पा क्रम की चट्टानें, फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें, फिर दक्कन ट्रैप, और फिर इसके बाद तृतीयक या टर्सरी युग की चट्टानें और फिर चतुर्थ युग की चट्टानों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत को कितने भूआकृतिक प्रदेशों या भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो ये भूआकृतिक प्रदेश जो है ना, ये देखने में कैसा दिखाई पड़ता है। भारत का जो स्थलाकृतिक धरातलीय भाग है या स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं, ये देखने में कैसे दिखाई पड़ती हैं, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि जो चट्टानें हैं, जिनकी रासायनिक या भौतिक या बनने की प्रक्रिया के आधार पर क्या विशेषताएं हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखने पे, मतलब जो दृश्य भूमि है, जो हम लोग देखते हैं, लैंडस्केप हमको दिखाई पड़ता है, ये दिखाई कैसा देता है, या कैसे ये उच्चावच है। ठीक है, रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, भौतिक प्रदेश। ठीक है, कि भारत के भौतिक प्रदेश क्या क्या हैं या भौगोलिक प्रदेश क्या क्या है। तो सामान्यतः हम लोग जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए देखेंगे कि कौन कौन से ये प्रदेश हैं। तो इसमें पहला तो हम लोग को दिखाई पड़ता है, जो भौतिक प्रदेश हैं, इसमें पहला प्रदेश दिखाई पड़ता है, वो है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः हिमालय और ट्रांस हिमालय को हम लोग शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग हिमालय और ट्रांस हिमालय को सम्मिलित करते हैं। दूसरा क्या है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जिसको हम लोग सतलज, गंगा और सिंधु का मैदान, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान भी इसमें शामिल है। ठीक है, जो असम में पूरी तरह से फैला हुआ है, इसको शामिल करते हैं। यहाँ पर एक और प्रदेश है जिसको थार का मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल भी कहा जाता है। ये भी भारत का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रदेश है। ये देखने में इसकी विशेषताएं कमोबेश भारत के विशाल मैदानों की भांति है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर्स हैं या स्पेसिफिकेशन है, वो मैदानों से थोड़ा सा भिन्न है। तो इसलिए इसको अलग रूप में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। फिर है प्रायद्वीपीय पठार, जो दक्षिणी भारत में फैला हुआ है, एक कठोर चट्टानी संरचना है। इसी प्रायद्वीपीय पठार के जो दोनों तरफ, पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर जो मैदान पाए जाते हैं, उनको तटीय मैदान के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है द्वीप समूह। भारत के द्वीप हैं, और ये द्वीप क्या हैं कि कुछ बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, कुछ अरब सागर में स्थित हैं, और फिर कुछ द्वीप जो है ना, मुख्य भूमि से बिल्कुल समीपवर्ती भागों में, बिल्कुल तट से लगे हुए हैं। तो कुछ थोड़ी दूर पे हैं, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या हैं, मुख्य भूमि से दूरी पर हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भूगर्भिक संरचना की विविधता। जो हम लोगों ने देखा था कि भूगर्भिक संरचना में कितनी विविधता है, लगभग 8 प्रकार की चट्टानें भारत में पाई जाती हैं, या भारत की चट्टानों को संरचनात्मक रूप से 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इसी भूगर्भिक संरचना की विविधता के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के उच्चावचों या भौगोलिक लक्षणों या भौतिक लक्षणों की उत्पत्ति होती है। भौगोलिक लक्षण कौन से हो गए, जैसे पर्वत हो गए, मैदान हो गए, ठीक है, मरुस्थलीय भाग हो गए, पठार हो गए। ये क्या है, ये भौगोलिक लक्षण हैं या भूआकृतिक प्रदेश हैं। ठीक है, तो इन प्रदेशों का मुख्य कारण क्या है, भूगर्भिक संरचना का डिफरेंसेस या इसका अंतर होना, या इसमें विविधता का होना। तो भूगर्भिक संरचना कहीं ना कहीं भूआकृतिक प्रदेशों को जन्म देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमने देखा था कि भूगर्भिक संरचना किससे डिफाइन होती है या किस किस पे निर्भर करती है। तो ये चट्टानों की भौतिक, रासायनिक एवं विवर्तनिक यानी कि बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। तो इस तरह से देखेंगे कि भूगर्भिक संरचना मुख्यतः 3 तत्वों पर आधारित है या 3 तथ्यों पर आधारित है, जिसमें रासायनिक विशेषताएं भी हों, जिसमें भौतिक विशेषताएं भी हों, और जो बनने की प्रक्रिया, जो टेक्टोनिक जो प्रोसेस है, वो भी है। तो इससे क्या होता है, भूगर्भिक संरचना का निर्धारण होता है। और फिर यही भूगर्भिक संरचना क्या करती है, भौतिक लक्षणों या भौगोलिक प्रदेशों की उत्पत्ति का मुख्य कारण होती है। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग किसी चीज की तैयारी करते हैं, जब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, तो ये बहुत एलिमेंट्री स्टेज पे हम आपको बता रहे हैं। कुछ मैं आपको ऐसा स्पेसिफिक चीज नहीं बताना चाह रहा हूँ अभी कि जो बहुत ज्यादा हो। अब शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ी सी हम लोग फेमिलियर हों कि कैसे है।
और हम लोग को एक आता है कि क्या करें, जब बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, क्या पढ़ें। तो आप शुरुआत कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक से लेकर शुरुआत कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास है तो पहले सबसे पहले 6 टू 8 जो है सोशल स्टडी के रूप में जो हम लोग डिफाइन करते हैं उसको, 6 टू 8 की ज्योग्राफी की बुक लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए सबसे पहले। और पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है एनसीईआरटी बुक को, कि जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें से देखिए कि कोई शब्द जो है वो समझ में नहीं आ रहा है तो उस शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। कोई जैसे वाक्य है या कोई टर्म क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए और मुख्य जो बातें हैं ना उनका नोट्स बनाते चलिए अपनी हैंडराइटिंग में। आप रेडीमेड नोट्स के चक्कर में कभी मत पड़िए, वो आपको काम आएगा लेकिन बहुत कम काम आएगा। आप अपने हैंडराइटिंग में नोट्स बनाइए। अगर आप खुद लिखेंगे समझ के ना तो ये ज्यादा देर तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा, या आप जब भी रिकॉल करेंगे ना तब ये तुरंत आपको समझ में चीजें आ जाएंगी कि हाँ यार इस तरह की चीजें हमने लिखी हुई है, मुझे रिकॉल हो रहा है। तो आप अपने हैंडराइटिंग में या अपने प्रयास से नोट्स बनाइए। आप कभी भी देखिए क्या होता है ना कि हमारे साथ ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं तो उनके साथ क्या होता है ना कि मार्केट में रेडीमेड नोट्स आते हैं तो वो नोट्स को उठा लाते हैं। तो उस पर आप मत भरोसा कीजिए। अगर आप करेंगे ना तो बहुत मुश्किल में फंसेंगे इस तरह से। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रिपरेशन करते हैं और सक्सेस होते हैं, जो सफल होते हैं, उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वर्ग, दूसरे वर्ग और तीसरे वर्ग। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। तो जो सी कैटेगरी में लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, ये बार-बार मेहनत करते हैं और फिर गलतियां करते हैं और फिर सीखते हैं और अंततः धीरे-धीरे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि बार-बार गलती करते हैं, बार-बार सीखते हैं और अंततः जाते-जाते किसी न किसी तरह से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये दूसरे वर्ग के लोग जो होते हैं, बी ग्रेड के जो लोग होते हैं, ये गलती करते हैं, असफल होते हैं और फिर रुकते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई मेरी गलती हुई है तो इस गलती को कैसे सुधारते हुए मैं सही तरीके से सफलता प्राप्त कर सकता हूं। तो ये वर्ग क्या करता है कि ये वर्ग एक बार गलती करता है फिर उसको समझता है, उसके एनालिसिस करता है और फिर क्या करता है, ये आगे बढ़ जाता है और इसको सफलता मिलती है। इसकी अपेक्षा इस वर्ग को कम मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये वर्ग जो होता है, ये ग्रेड जो होता है, बी ग्रेड वाले जो बोलते हैं, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। ये चीजों को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करता है। ए ग्रेड के जो लोग होते हैं, ये सबसे पहला काम करते हैं कि ये किसी चीज पर काम करना शुरू नहीं करते हैं। सबसे पहले उसके लिए रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और अपने स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं और तब उसकी शुरुआत करते हैं और ये पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मोर देन 99% लोग इस ग्रुप में आते हैं। सिर्फ 1% में, लगभग समझ लीजिए कि 0.9% लोग इस ग्रुप में आते हैं और इसमें 0.1% लोग इस ग्रुप में आते हैं। तो हम लोग जितना जल्दी यहां से निकलकर यहां चले जाएं उतना ही सही है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि हमारी सफलता किस पे डिपेंड करती है। तो हमको सबसे पहले देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट कर ले गए हम लोग, ठीक है, तो सफलता निश्चित है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक की अगर हम लोग उसको बेस बनाते हैं तो उससे कम से कम हमें ये तो समझ में आ जाएगा कि भाई एनसीईआरटी की बुक हमें कैसे पढ़ना है और किस तरह से देखना है। आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा कि पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक को ही बेस बनाकर आप सही तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बुक हैं उनको आप हल्के में मत लीजिएगा कि नहीं मैं आईएएस बनने जा रहा हूँ और एनसीईआरटी की बुक ये 6 टू 12 तक की बुक है, जो क्लास की बुक है, इसको हमारी क्या हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेगी। यूपीएससी जो है एनसीईआरटी की लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट को बहुत वरीयता देता है। आपको वही लैंग्वेज, उसी तरह से कॉन्सेप्ट, उसी तरह से आपको राइटिंग स्किल या किसी चीज को समझाने की जो पद्धति है हमको वही अपनाना है। बहुत हाई फाई चीजों के बारे में नहीं और बहुत बड़े भारी भरकम शब्दों और भारी भरकम वाक्यों के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो हम अपना नुकसान कर जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो दिमाग में ये रखनी है। चलिए, तो हम लोग आते हैं कि अब भारत को अगर भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है तो एक फैक्ट ये हो सकता है कि भारत का जो कुल भौतिक प्रदेश है ना या भौगोलिक प्रदेश है, उसका लगभग 10.5% भाग क्या है, ये पर्वतीय प्रदेश है। अब यहाँ पर एक शब्द और आता है, पर्वत और पठार में क्या अंतर होते हैं। कहीं हम लोग पढ़ते हैं कि पर्वत और पहाड़ी, तो जाहिर सी बात है कि पर्वत थोड़े ऊंचे होते हैं, पहाड़ी उनसे कम ऊंची होती है।
लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट डिफिनेशन नहीं है कि नहीं इतनी ऊंचाई तक है तो उसको पर्वत बोलेंगे, इतनी ऊंचाई तक है तो उसको पहाड़ी बोलेंगे। ठीक है, तो इस पे आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कभी कि कितनी ऊंचाई तक है तो उसको पर्वत बोलेंगे और कितनी ऊंचाई तक है तो उसको पहाड़ी बोलेंगे। कहीं कहीं क्या है कि पर्वत बोलते हैं लेकिन उसकी ऊंचाई किसी जगह अन्य जगह बोले जाने वाली पहाड़ी से भी कम है। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि कोई पठार है जो कई पर्वतों से भी कम ज्यादा ऊंचे हैं, जैसे तिब्बत का पठार। ये लगभग 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाला है तिब्बत का पठार। और ये क्या है, इसको पठार बोलते हैं। जबकि कई जगह ऐसे पर्वतीय भाग है, जैसे हमारे दक्षिण भारत की बहुत से ऐसी पर्वत चोटियां हैं जो मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है, दोदा बेट्टा और अनाईमुद्दी की ये सबसे ऊंचाई ज्यादा ऊंचाई है, वो भी 3000 मीटर से कम है, उनको हम लोग पर्वत बोल लेते हैं। जबकि तिब्बत का पठार क्या है, ये 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाला है लेकिन इसको पठार बोलते हैं। तो इसमें हम लोग देखना है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो हमारे भारत के कुल भौगोलिक प्रदेश का 10.5 भाग क्या है, ये पर्वतीय भाग हैं। पहाड़ियां कितनी हैं, ये 18.5 भाग क्या है, 18.5% भाग क्या है, पहाड़ियां हैं। और ये पहाड़ियां मुख्यतः कहाँ हैं, ये पहाड़ियां मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में हैं, कुछ हिमालय के क्षेत्रों में भी हैं जिसमें पूर्वोत्तर भारत का भी क्षेत्र आता है। और भारत के कुल भौगोलिक प्रदेश का लगभग 27.7% भाग क्या है, ये पठारी भाग है। ये क्या है, पठारी भाग है। और ये है कहाँ, ये मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि कुल भारत के कुल भौगोलिक प्रदेश का लगभग 43.3% भाग क्या है, ये मैदानी भाग है। तो भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश क्या है, वो मैदानी प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश या भूआकृतिक प्रदेश क्या है, वो मैदान है। दूसरे नंबर पे क्या है, पठार है। फिर इसके बाद क्या है, पहाड़ियां हैं। फिर इसके बाद क्या है, पर्वतीय प्रदेश है। और ये पर्वतीय प्रदेश मुख्यतः है कहाँ पे, ये हिमालयी रीजन में है, हिमालय के क्षेत्र में ये पर्वतीय प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को देखना है। अब इसमें बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि डिटेलिंग से कि क्या है, बस इतना जान लीजिए कि ये भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश हैं, इनको हम लोग इस रूप में देखेंगे। फिर इसके बाद इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग आएंगे मैप के माध्यम से तो ये कहाँ कहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको। तो ये देखिए, जो उत्तर का पर्वतीय भाग है, ठीक है, ये उत्तर का पर्वतीय भाग है जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ये पश्चिमी भारत, ये भारत के इधर पश्चिम के साइड में है। फिर इसके बाद देखते हैं कि भारत का जो ये सिक्किम राज्य है, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि ये जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय क्षेत्र है, इसको भी हम लोग इस रूप में देखते हैं। एक बहुत यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है कि यहाँ पूछता है कि हिमालय पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है। अब राज्यों में है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो गए हैं, यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, तो राज्य तो है नहीं। फिर इसके बाद हिमाचल राज्य आ गया, फिर इसके बाद आ गया उत्तराखंड राज्य आ गया, फिर सिक्किम आ गया। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये पश्चिम बंगाल का जो ये उत्तरी भाग है, ठीक है, ये दार्जिलिंग संभाग है, ये आ गया इसमें, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग है। फिर इसके बाद आ गया आपका ये आसाम का क्षेत्र आ गया थोड़ा बहुत। फिर इसके अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, यहाँ पे मेघालय को भी मान लिया जाता है कि ये हिमालय का विस्तार है, लेकिन भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो ये मेघालय का जो पठार है, जिसको शिलांग का पठार बोलते हैं, ये हिमालय का क्षेत्र नहीं है। ये किसका किसका भाग है, ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे दिमाग ध्यान भी रखना। फिर कई पहाड़ियां यहाँ पे हैं, जैसे बरैल है, रेंगमा है, ठीक है, मिकिर है। ये देखने में ना हिमालय का भाग मान लेते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल में ये रेंगमा जो पहाड़ी है या बरैल है या मिकिर है, ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत की का भाग हैं। ये भूगर्भिक संरचना जो इसकी है वो प्रायद्वीपीय भारत से मिलती जुलती है, ना कि हिमालय से मिलती जुलती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इस पे। तो ये क्या है, हिमालय प्रदेश हो गया, एक तो पर्वतीय प्रदेश हो गया। दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है ये वाला। ठीक है, तो ये उत्तर का विशाल मैदानी भाग है जो ये पश्चिम बंगाल से लेकर इधर में पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, फिर असम में फैला हुआ है। ठीक है, ये मुख्यतः जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है। इसके पश्चिम में यहाँ देखेंगे कि अरावली पर्वत के पश्चिम में ये पश्चिम राजस्थान का जो भाग है, ये थार मरुस्थल क्षेत्र है। एक्चुअल में क्या है ना कि थार मरुस्थल की विशेषताएं भी लगभग लगभग जलोढ़ मृदा वाली ही हैं। बस इस क्षेत्र में क्या है
कि आर्द्रता की कमी है, यहाँ पर जलाभाव है, जलाभाव के कारण मृदा की उत्पादकता क्या है, बहुत कम है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, या इंदिरा कैनाल बनाया गया या लाया गया, तो उससे सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ, तो देखा गया कि भाई सिंचाई सुविधाओं का अगर विकास कर दिया जाए तो ये भूमि भी क्या हो सकती है, ये थार का मरुस्थल भी क्या हो सकता है, उत्पादक हो सकता है। तो संरचनात्मक रूप से थोड़ा सा अलग होते हुए भी थार के मरुस्थल को हम लोग उत्तर के विशाल मैदानी भागों के समानांतर या उसके पैरेलल इसको रख सकते हैं, या कहा जाए तो उसके बराबर इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो एक चीज देख लीजिए, उत्तर का जो विशाल मैदान है ये संरचनात्मक रूप से दो भागों में विभाजित है। एक तो आपका हो गया थार का मरुस्थल, ठीक है, और दूसरा हो गया ये नदी घाटी में जो स्थित जलोढ़ मृदाएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा भौगोलिक प्रदेश हो गया। तीसरा हो गया कि जो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का ये पूरा भाग देखते हैं हम लोग, ये त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है, जो इधर अरावली पर्वत से उत्तर पश्चिम में, फिर विंध्य पर्वत श्रेणी से उत्तर में, और इधर पूर्वी घाट है और इधर पश्चिमी घाट है, इससे घिरा हुआ एक त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ भाग है, भौगोलिक प्रदेश है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या पठारी भारत, ठीक है। तो ये पूरी तरह से पठारी भाग है। इस पे क्या है ना, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, आप वही समझ लीजिए कि जैसे पिज्जा है तो आप होता है, पिज्जा का क्या है, एक बेस है, नीचे क्या है, बेस है उसका, उस पे विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए तो पिज्जा क्या हो जाता है, जैसे ये बेस है और उस पे विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए तो ऊपर से देखने में कैसे दिखने लगता है, ऐसे ऐसे दिखने लगता है ना, उबड़ खाबड़ दिखने लगता है ना। तो बस यही समझ लीजिए कि ये प्रायद्वीपीय भारत एक पठारी भाग या पिज्जा के बेस के रूप में है, और इस पर क्या हुआ है कि अनाच्छादन प्रक्रिया, जिसमें अपर्दन और अपक्षय को हम लोग शामिल करते हैं, इन अनाच्छादन प्रक्रियाओं द्वारा इस पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों को उत्पन्न किया गया है, जबकि ये प्रारंभिक रूप में क्या है, एक बेस के रूप में है। तो हम लोग आगे जब प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम लोग, तो इसको देख लेंगे वहां पे कि प्रायद्वीपीय भारत को कैसे पढ़ना है या कैसे इसका विभाजन करना है, और इसको किस तरह से इसके फैक्ट को या कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, तो इस फैक्ट को कैसे हमको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे कि जो हम लोग का अगला भौगोलिक प्रदेश है, उसमें देखेंगे कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, इसके दोनों ओर, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम ओर और प्रायद्वीपीय भारत के पूरब की ओर, यानी कि यहाँ से देखेंगे ये कच्छ का रण है यहाँ से लेकर, और ये क्या है, कठियावाड़ प्रायद्वीप से लेकर, ठीक है, ये दक्षिणी गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर इसके बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, यहाँ तक क्या है, ये जो एक मैदानी भाग है, इधर की तरफ क्या है, ये मैदानी भाग है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे कि ये तमिलनाडु से होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए, ये पश्चिम बंगाल से होते हुए, यहाँ पर क्या है, एक तटीय मैदान, ये वाला भाग क्या है, एक तटीय मैदान है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अगला अलग भौगोलिक प्रदेश है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम यानी कि अरब सागर के तट के समानांतर और इधर बंगाल की खाड़ी तट के समानांतर यहाँ पर एक मैदान का विस्तार पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये पूर्वी तटीय मैदान क्या है और इधर की तरफ ये पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, ठीक है। तो अगला हमारा पर्वतीय प्रदेश हो गया तटवर्ती मैदान, ठीक है। फिर इसके साथ देखेंगे कि जो हमारा अगला भूआकृतिक प्रदेश है वो है द्वीप। अब ये द्वीप दो तरह के हैं। पहला द्वीप तो ये है कि अरब सागर में स्थित द्वीप, मतलब जो अरब सागर में स्थित द्वीप हैं। दूसरा क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप हैं, ऐसे द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। फिर अरब सागर वाले द्वीपों को दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। एक है तट के बिल्कुल पास, मतलब तटवर्ती द्वीप, जो बिल्कुल तट के एकदम लगे हुए हैं, बिल्कुल तट से थोड़ी दूरी पे हैं। दूसरा क्या हो गया, तट से दूर यानी कि दूरवर्ती द्वीप, जैसे ये लक्षद्वीप हो गया जो तट से क्या है, दूर है, ठीक है, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो ये हो गया अरब सागर वाले द्वीप। फिर हो गया बंगाल की खाड़ी वाले द्वीपों को भी दो वर्गों में विभाजित करेंगे। एक हो गया तट के बिल्कुल पास वाले द्वीप, जैसे तट से बिल्कुल लगे हुए द्वीप हैं, और दूसरा तट से बिल्कुल दूर, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये क्या है, तट से दूर है। तो इस तरह से देखेंगे कि अगला भूआकृतिक प्रदेश क्या हो गया हमारा, ये अरब सागर के द्वीप, अरब सागर में स्थित द्वीप और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, ये चीज देखेंगे। फिर इन्हीं द्वीपों की विशेषताएं भी कुछ देख लेंगे कि अरब सागर वाले द्वीप कुछ विशेष प्रकार के हैं,
जबकि बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप कुछ अलग प्रकार के हैं। तो इनकी विशेषताओं को जब हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के भूआकृतिक प्रदेशों में, तो वहाँ पे बहुत डिटेल में इसका डिस्कस कर लेंगे। तो ये हम लोग का टॉपिक आज का था, ठीक है। फिर इसके बाद अगर देखेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हिमालय पर्वत के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो इसका विस्तार हम लोग को देखेंगे ना, तो इसका विस्तार जो है मुख्यतः, इसका विस्तार हम लोगों ने देखा था कि ये इस तरह से है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इस क्षेत्रों में है, ठीक है। अब इसको देखने पे तो लगता है कि ये उत्तर के पर्वतीय प्रदेश हैं, लेकिन संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों को संरचनात्मक रूप से क्या करते हैं, हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला यहाँ पर होता है कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जो है ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। और ये क्या हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया। हिमालय में भी क्या है कि तीन समानांतर श्रेणियां हैं। हिमालय में क्या है, ये तीन समानांतर श्रेणियां हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे कि ये ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है ये कैसे हमको दिखाई पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत का जो उत्तरी भारत का मैप है, इसमें ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये जो बृहद हिमालय है, ठीक है, ये बृहद हिमालय को इससे डिनोट किया गया है इस तरह से। फिर ये क्या है, ये लघु हिमालय है, लघु हिमालय है, या जिसको हम लोग हिमाचल हिमालय बोलते हैं। और ये उसके दक्षिण में तीसरी श्रेणी कौन सी है, हिमालय की ही, इसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो ये तीन समानांतर श्रेणियां हो गई जो हिमालय की हैं। इसके उत्तर में देखिए कि ये तीन श्रेणियां यहाँ पर हैं। इस तीन श्रेणियां कौन है, इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हो गया काराकोरम श्रेणी, ठीक है। ये क्या हो गया, काराकोरम श्रेणी हो गया। ये क्या हो गया, ये लद्दाख श्रेणी हो गई, ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी हो गई। और ये क्या हो गया, ये जास्कर श्रेणी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये कैलाश श्रेणी हो गई, ठीक है। तो ये देखेंगे ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय की विशेषता ये है कि ये ट्रांस हिमालय हिमालय के पहले ही बन चुका है। और ये ट्रांस हिमालय कहाँ पर स्थित है, ये यूरेशियाई प्लेट पर स्थित है। जब हम लोग प्लेट पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि यूरेशियाई प्लेट कहाँ पर स्थित है और कहाँ पर ये स्थित है। तो वहां पर देखेंगे हम लोग। तो ये हम लोग देखना है कि ट्रांस हिमालय का क्षेत्र क्या है, जिसको हम लोग तिब्बतीय हिमालय भी बोल देते हैं, या इसको टेथिस हिमालय भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि टेथिस सागर के अवशिष्ट भागों पर इसका निर्माण हो गया था। और हिमालय के बनने के पहले ही इस ट्रांस हिमालय क्षेत्र का विस्तार हो गया था, जिसमें काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये पर्वत श्रेणियां। और उसी का एक विस्तृत भाग क्या है, तिब्बत के पठार पर स्थित है, जो कैलाश माउंटेन है या कैलाश पर्वत श्रेणी है। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है ना, तो एक तो हम लोग को अभी तो बिल्कुल शुरुआती दौर में हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है ना कि एटलस लेना है। एटलस लेकर, कोई भी एटलस आपके पास है जिसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा हो, एटलस ज्यादा सही रहता है, ठीक है। एटलस लेना है आपको। तो एटलस लेके आपको सबसे पहले तो यही देखना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भूआकृतिक प्रदेश किसी राज्य में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पर्वतीय प्रदेश किन किन राज्यों में स्थित है। जैसे कई साल पहले यूपीएससी में पूछा था कि हिमालय प्रदेश का विस्तार कितने राज्यों में है, ठीक है, या वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी कितने राज्यों में विस्तृत है। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर है ना, तो रट के नहीं दे सकते कि नहीं हम रट लेंगे कि नहीं इतने प्रदेश हैं, इतने हैं। हो सकता है हमने पर्वतों को रटा हुआ है, उसने मैदान का पूछ लिया कि उत्तर के विशाल मैदान कितने राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है। और किसी प्रदेश का कितना कम प्रतिशत भाग मैदानी है और किसी प्रदेश का सब सर्वाधिक भाग पर्वतीय, उसको आप फाइंड आउट कीजिए। तो हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न भी आए जिनके बारे में हम सोचते नहीं है कि अरे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे मान लेते हैं कि एक प्रदेश है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ऐसा एक प्रदेश है कि जिसमें चारों भौगोलिक प्रदेशों का हम को पाते हैं। चारों भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हो गए, जिसे पर्वतीय प्रदेश भी हो गए, ठीक है। अब ये देखिए पर्वतीय प्रदेश भी हो गए, तटवर्ती मैदानी भाग भी हो गए, पठारी भाग भी हो गए, और द्वीप समूह भी हो गए। लगभग पांचों भौगोलिक प्रदेश वहां पे प्राप्त हो गए, ठीक है। तो अगर इस तरह से पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सभी भौतिक प्रदेशों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। अब देखिए पश्चिम बंगाल में क्या है कि ये जो दार्जिलिंग संभाग है, ये क्या है, हिमालय का पर्वतीय भाग है। ये बीच वाला भाग क्या हो गया, ये पूरा भाग जो है मैदानी भाग हो गया।
यहाँ पर इसका एक पुरुलिया जिला है पश्चिम बंगाल का, वो क्या हो गया, वो इस प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो पुरुलिया जिला क्या हो गया, पठारी भाग हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये तटवर्ती भाग हो गया, और यहाँ पे गंगा सागर द्वीप है, तो ये द्वीपीय भाग का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल क्या है कि भारत के लगभग सभी भूआकृतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन आ गए मान लीजिए, फिर एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक पर्वतीय परसेंटेज धारण करता है, मतलब उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र में पर्वतीय भाग की प्रतिशतता सबसे अधिक है। अब आपको लगेगा कि भाई हिमाचल भी हमने पढ़ा है, हमने उत्तराखंड भी पढ़ लिया, हमने यहाँ सिक्किम भी पढ़ लिया, हमने अरुणाचल प्रदेश भी पढ़ लिया, अब इसको जाके फाइंड आउट करना है कि भाई ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, बहुत इसको आप डरा नहीं रहा हूं बट आपको समझा रहा हूं कि जो कमीशन है ना, ये पिछले 2 साल से अपने आप को बहुत ज्यादा चेंज कर चुका है, और बहुत ड्रास्टिक रूप से चेंज किया कमीशन ने। कि पहले हम लोग देखते थे ना कि जो कमीशन एक ढर्रे पे चला आता था और 4-5 साल में जाकर अपने ट्रेन में थोड़ा बहुत टिल्टेशन लाता था या परिवर्तन लाता था। अब क्या कर रहा है कमीशन ना कि बहुत ड्रास्टिक चेंज कर रहा है और बहुत रैपिड स्पीड से कर रहा है। मतलब 2 साल में देखेंगे कि 2021 तक के पेपर को देखेंगे और 22-23 के पेपर को देखेंगे, या इसको इवन में मान लेते हैं कि मान लीजिए 2021 तक के पेपर को आप समाहित कर लिए, 21, 22, 23, तो इन 3 साल के पेपर को ले लीजिए और इसके पहले के पेपर को ले लीजिए, 20, 19, 18, 17, 16, तो देखेंगे ना कि अचानक से कमीशन ने अपने आप को बदल लिया है। पहले क्या होता था कि जब हम लोग पेपर की एनालिसिस करते थे, जीएस फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की मैं, तो उसमें क्या होता था ना कि इसमें 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया जाता था। तो जो 100 क्वेश्चंस होते थे ना, इसमें से देखते थे कि हम लोग की लगभग 50 से 60 क्वेश्चन क्या होते थे, ये सामान्य प्रकृति के होते थे। यानी कि ये थोड़े से आसान, आसान तो नहीं होता लेकिन थोड़े से आसान थे। इसमें क्या होता था ना कि लगभग 20% के आसपास जाके, इसके आगे थोड़ा सा हो सकता है, पीछे हो सकता है, ये थोड़े कठिन नेचर के या थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन थे, जो थोड़ी सी मेहनत करने पे आते थे, या इनको थोड़ा ज्यादा मेहनत चाहिए। और तीसरे प्रकार के जो क्वेश्चंस थे ना, ये लगभग मान के चलते हैं कि 15 से 20% के आसपास ये रहते थे। तो ये क्या होता था ना कि ये क्वेश्चन जो होते थे, ये बिल्कुल एक्वर्ड होते थे, या एकदम बोल लेते हैं कि आप इसको पढ़ के भी नहीं कर सकते, आपका अगर सही हो रहा है तो तुक्के पे सही हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो हम लोग देखते थे ना कि पहले यहाँ पे परसेंटेज बहुत ज्यादा होता था, जो सामान्य क्वेश्चन की प्रवृत्ति होती थी, इसका परसेंटेज ज्यादा होता था। इसका परसेंटेज जो कठिन है, इस पे मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, बट 50-50 माजरा रहता है कि आप सही कर ले जाएंगे। इनके इसका परसेंटेज होता था, कभी 20 होता था, कभी 30 होता था, इस तरह से इसका परसेंटेज वैरी करता रहता था। और ये 15 से 20% के आसपास ऐसे क्वेश्चंस होते थे कि जो बिल्कुल एक्वर्ड होते थे, आप कर ही नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आपको पूछ लिया किसी साल, जैसे वो पूछा भी था कि कौन सी दालें हैं जिन पे कितना परसेंट जीएसटी लगाया गया। भाई 1000 के आसपास गुड्स हैं जिन पे जीएसटी लगता है। अब 1000 वस्तुओं को आप थोड़ी रटेंगे कि किस पे कितना परसेंट जीएसटी लगाया हुआ है। ठीक है, कि छिलके वाली दाल में, मूंग वाली छिलके, बिना छिलके वाले में इतना परसेंट है, उड़द वाले में इतना छिलका और बिना छिलके वाले में इतना परसेंटेज है। आप 1000 वस्तुओं के परसेंटेज थोड़ी याद करोगे कि किस पे कितना परसेंट जीएसटी लगाया है। इस तरह के प्रश्न किस में आ जाएंगे, इस थर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे कि भाई हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, अभी हम जीएसटी पढ़ सकते हैं, फिर कुछ और भी पूछ देगा इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग बड़ा अलग तरीके से देखेंगे। ये कठिन तरह के सवाल हुए। समान सवाल कैसे हो गए कि जो हमारी बुक में सामान्य रूप से मिल जाते हैं। ठीक है, हमारी बुक्स में या हमारे नोट्स में, या हम सामान्य समझ के आधार पर थोड़ा सा इवेल्युएशन करें तो हम उसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं हो गया कि हमको आ रहा है नहीं आ रहा है, हो सकता है आपने उस हिसाब से पढ़ाई नहीं की हो। ठीक है, तो यहां पर इस तरह के देखेंगे। अब कमीशन ने क्या किया है कि यहां और इसको उलट दिया है। जो सामान्य प्रवृत्ति के क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 20% के आसपास होते हैं। ठीक है, जो कठिन प्रश्न होते हैं वो 50 से 60% के आसपास कठिन हो गए हैं। अब कठिन का मतलब है कि उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है। तो देखिए आईएएस बनना है तो इतना तो करना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेटजी यही, रणनीति यही है कि हमको उठा के पढ़ना नहीं शुरू कर देना कि आईएएस बनना है तो एकदम पढ़ना शुरू कर देना आगे से। ऐसा नहीं करनी है, गलती बहुत बड़ी करते हैं लोग। और सबसे ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि सोचते हैं हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और इतना पढ़ डालेंगे, इतना फैक्ट रट डालेंगे, इतना हमको आ जाएगा कि हम आईएएस बन जाएंगे।
तो इस गलतफहमी में आप बिल्कुल भी मत रहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि पढ़ने से आप आईएएस नहीं बन सकते हैं, इतना मैं डेफिनेटली बता दे रहा हूँ। आप बेहतर रणनीति अपनाइए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस कीजिए और एक मैट्रिक्स बनाइए आप अपनी, कि कैसे हम क्वेश्चन टैकल करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे ज़्यादा गलत होते हैं, फैक्चुअल गलत होते हैं, कॉन्सेप्चुअल गलत होते हैं, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग फिर आगे भी डिस्कस करते रहेंगे इन टॉपिक्स पे। तो ये तो हम लोग का सामान्य सा एक जो भौगोलिक प्रदेशों के बारे में हम लोग परिचय हुए हुए हैं, कि इस तरह के भौगोलिक प्रदेश हैं, इनके बारे में इस तरह से हमको ध्यान में रखना है, ठीक है? फिर इसके बाद क्या करेंगे कि आगे हम एक-एक भौगोलिक प्रदेश के बारे में डिस्कस करते जाएँगे कि कौन-सा भौगोलिक प्रदेश है और उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं और कहाँ से कहाँ तक वो विस्तृत है, ठीक है? तो आज का टॉपिक हमारा यही था। अब आगे हम लोग इस टॉपिक को एक-एक करके पढ़ेंगे, कि इसमें हम लोग अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि भारत के जो भू-आकृतिक प्रदेश हैं, ठीक है? जिसमें क्या हो गया कि ये उत्तर के पर्वतीय प्रदेश हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उत्तर का विशाल मैदानी भाग है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी जो स्पेसिफिकेशन, इनकी विशेषताएं, इनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो इन सभी भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में क्रमवार हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इसके लिए सबसे बेहतर स्टडी तो आपको मैं यही समझाऊंगा कि आप एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना शुरू कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ना शुरू कीजिए। हालांकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको, और ये भी उसमें बताऊंगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को उठा के पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन से कैसे, जाहिर सी बात है कि कैसे में कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो, नहीं रिपीट होता है, ऑलमोस्ट तो नहीं रिपीट होता है, बहुत कम चांसेज हैं। लेकिन नहीं रिपीट होते हुए भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमको कैसे हेल्प करेंगे कि हम अपना क्वेश्चन अच्छे से कर सकें, ठीक है? तो इस विषय पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।